बट एक नीलिंग पोजीशन एक अपने आप में एक थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन है। तो इसको एक बार आप उसको समझ लो, फिर वो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आज एकदम सिंपल वे में आपको नीलिंग पोजीशन समझाने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलते हैं नीलिंग की तरफ। ओके। तो एक नीलिंग पोजीशन एक ऐसा है, एक तो वो उसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो जो हमारे नॉर्मल जैसे प्रोन है या स्टैंडिंग है, उनके जो नॉर्मल रूल्स है उससे थोड़ा सा हटके है। और ये पोजीशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी नए रूल, नए मतलब अभी हो गए उसको कुछ साल, पिछले दो ओलंपिक से नए रूल में है। उसके सीक्वेंस अभी चेंज हुआ है। जब हम करते थे शूटिंग तब होता था प्रोन, स्टैंडिंग, नीलिंग। अब होता है नीलिंग, प्रोन, स्टैंडिंग। तो इसकी वजह से नीलिंग ये आपका पहला पोजीशन है। तो जैसे आप जो आपका मैच प्रेशर है, जो भी है वो सारा आपको इसी पोजीशन में झेलना पड़ता है और वहीं पे सेटल करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो भी नीलिंग में अगर आपकी कमांड अच्छी हो, आप एक्सपर्टीज अच्छी हो नीलिंग पोजीशन में, तो आपको वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में वो पोजीशन देख सकते हो कैसी है नीलिंग। अगर आप में से कोई हो जिसने कभी भी शूटिंग नहीं करी है, तो उनके लिए ये पिक्चर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि हम नीलिंग मतलब इन सिंपल वो नाम इटसेल्फ सेज नीलिंग मतलब घुटने पे बैठना। तो उसमें एक राइट घुटने पे को फोल्ड करके, पैर फोल्ड करके हम पैर के नीचे, फुट के नीचे नीलिंग रोल लेके उसके ऊपर हम बैठते हैं जैसे वो बैठी है। और लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट लेग पे, लेफ्ट घुटने पे हम लेफ्ट हैंड को रेस्ट करके और दोनों हाथों से फिर लेफ्ट हैंड सपोर्ट करता है राइफल को और राइट हैंड उसको हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये शूटिंग पोजीशन बनती है। अब इस पोजीशन के हमने लास्ट दो क्या इनफैक्ट तीनों ही सेशंस में देखे कि किसी भी कोई भी पोजीशन है वो कौन से पैरामीटर्स पे उसको हम जज कर सकते हैं या तोल सकते हैं, और किन उन्हीं पैरामीटर्स पे ये डेवलप भी किया जाता है ये पोजीशन। तो इस नीलिंग के लिए हम देखते हैं कि ये तीन पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं: बैलेंस, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि वही पोजीशन हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से। ये मेनली इसलिए है ताकि हम उसका सपोर्ट सिस्टम समझ सके। अब किसी भी पोजीशन का सपोर्ट आता है उसके ग्राउंड के साथ उसका जो भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो भी कांटेक्ट है उससे आता है। तो यहाँ इसमें देखेंगे हमारे कांटेक्ट पॉइंट्स क्या क्या है। आप दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं उसका दूसरी डायग्राम में देख सकते हैं कि उसका जो फर्स्ट एक कांटेक्ट पॉइंट है उसका लेफ्ट फुट या लेफ्ट लेग, जिसके ऊपर हमने कोनी रेस्ट की है, लेफ्ट हैंड रेस्ट करके पूरा राइफल का वजन उस पे हम झेल रहे हैं। तो वो लेफ्ट फुट जो है वो एक पहला कांटेक्ट पॉइंट है। दूसरा है राइट नी, जो फोल्ड करके हमने जमीन को टच किया है, दैट इज वन कांटेक्ट पॉइंट। और तीसरा कांटेक्ट पॉइंट है नीलिंग रोल, जिसके ऊपर हम पूरा वजन डाल के बैठे हुए हैं। तो ये तीन कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। सो रफली अगर हम कांटेक्ट पॉइंट्स के हिसाब से जाए तो ये जो ट्रायंगल है ये हमारा बेस ऑफ सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इन रियलिटी इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि राइट नी जो है वो डायरेक्टली अपर बॉडी को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं देता। जो अपर बॉडी हमारी है, ट्रंक और हेड और दोनों हाथ, उनको राइट नी डायरेक्टली कहीं पे भी उसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं है। उस वजह से अपर बॉडी को वो कहीं से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देता। तो उसकी वजह से क्या होता है, राइट नी का फिर काम क्या है इस पोजीशन में?
राइट नी का काम बस इतना है कि जैसे हम बाइसिकल चलाते हैं, उसके पीछे वाला जो व्हील होता है उसके साथ साथ आप देखना बिगिनर्स जो हम जब सीखते हैं नई नई साइकिल, तो उसके साथ दो छोटे व्हील लगे होते हैं। तो वो व्हील जब हम नॉर्मली साइकिल चलाते हैं तो वो व्हील जमीन को टच नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका कभी कभी भी थोड़ा सा बैलेंस राइट लेफ्ट हो जाए, तो वो व्हील आपको हेल्प करते हैं उस गिरने से बचने के लिए। तो ये जो राइट नी है उसका काम कुछ कुछ वैसा ही है। तो अभी अगर राइट नी हमें पूरा, और अगर हम कोशिश भी करें कि कुछ वेट हम राइट नी पे डालें, तो क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम अगर उधर वेट डालने की राइट पे कोशिश करेंगे तो हमारा पोजीशन बिगड़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो हमें अलाउ नहीं करेंगे राइट को जाने के लिए। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, तो हमारा फिर एक्चुअल बेस ऑफ सपोर्ट कैसे है, लेट्स सी इन द थर्ड डायग्राम। तीसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक्चुअल फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइंट दो ही है। एक तो है हमारा लेफ्ट फुट या लेफ्ट लेग यू कैन से, और पूरा नीलिंग रोल। तो उसके क्योंकि नीलिंग रोल काफी चौड़ा है और उसके ऊपर हम पूरी तरह से बैठते हैं, तो वो एक छोटा सा वहां ट्रायंगल बनता है। तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट ये है ट्रायंगल। तो अब देख सकते हो कि अभी वो ट्रायंगल एरिया छोटा होगा कंपेयर टू हमारा बॉडी के हिसाब से, द बेस ऑफ सपोर्ट इज स्मॉल, और उसकी वजह से ऑफकोर्स बैलेंस और स्टेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आती है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो बैलेंस और स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। हम देखते हैं कि इस पोजीशन के निगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या है। अब यहाँ आप देख सकते हो निगेटिव्स पहले देखते हैं इस पोजीशन के क्या क्या है। इस पोजीशन के निगेटिव ये है कि पोजीशन हमारा ये एसिमेट्रिक है। यहाँ उस दिन हमने स्टैंडिंग में हमने बात करी थी कि हमारा बॉडी का जो सिमेट्री है, तो दो हाथ दो पैर एक जैसे हैं, हम अगर बीच में से ऐसे लाइन खींचो तो एक मिरर इमेज हमारा बन जाता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो उससे क्या है, दैट इज अवर नेचुरल इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन बैलेंस। जो हमें हमारे जो भगवान ने हमें ये जो डिजाइन किया है उसी में वो ऑलरेडी है। दिस इज अवर नेचुरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैलेंस, द सिमेट्री। तो इस पोजीशन में हमें वो सारी सिमेट्री ही इस पोजीशन में खत्म हो गई है। आप राइट लेग नीचे रख रहे हो, लेफ्ट लेग उठा रहे हो, लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, राइट हैंड तो पूरा फ्री है। तो जो ट्रंक है, जो बहुत बड़ा वेट है, वजन, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 48% ऑफ बॉडी वेट इज इन ट्रंक। और हमारा सर जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 9% ऑफ आवर बॉडी वेट। तो ये इतना 50 ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर बॉडी वेट जो है वो उन लेफ्ट और राइट में फंसा पड़ा है। तो उसको बैलेंस करना, इसलिए उसका बैलेंस करना मुश्किल है, एंड वी हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू बैलेंस इट। दूसरा है हेवी एंड मोबाइल टॉप। अब आप देख सकते हो इस पोजीशन में कि हम बैठे तो है, ट्रंक है, सर है, उसके साथ साथ एक 6 किलो का राइफल भी हमने ऊपर चढ़ा रखा है। तो वो जो उसकी वजह से हमारा जो ऊपर का ऊपर टॉप इज हेवी, और क्योंकि हमारा जॉइंट और बेसिक जो कोर है नीचे नीलिंग रोल पे है, उसके ऊपर का जो बॉडी है दिस इज मोबाइल, क्योंकि वो इस लेफ्ट कोने पे टिका हुआ है। सो और तीसरा जो इधर निगेटिव्स, मतलब जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आई वुड से निगेटिव से ज्यादा थोड़ा सा डिसएडवांटेज देता है, वो है नैरो बीओएस, मतलब बेस ऑफ सपोर्ट छोटा है। तो लेट्स सी कि पॉजिटिव्स क्या है इसमें, कि जिसको हम यूज करके हम अपना पोजीशन अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि माइंड वेल इस पोजीशन में बहुत 400 आउट ऑफ 400 मानना बहुत मुश्किल नहीं है। तो लेट्स सी इसके पॉजिटिव्स क्या है। एक तो क्योंकि हम बैठे हुए हैं जमीन पे, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे नेवल के पास होता है, तो दैट इज क्लोजर टू द ग्राउंड। हमने वो देखा था पहले, तीनों ही दिन देखा था कि जितना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
जितना जमीन के पास होता है उतना बैलेंस उतनी स्टेबिलिटी बेटर होती है, बैलेंस करना आसान हो जाता है। और हम एक दो एक्सटर्नल सपोर्ट हम इसमें यूज करते हैं। एक है हमारा स्लिंग जो लेफ्ट हैंड पे डलता है और वो राइफल को बॉडी के साथ अच्छे से बांध के रखता है। और दूसरा है हमारा नीलिंग रोल जिसके ऊपर हमें पूरा बॉडी वेट हमें दैट्स अ मेजर सपोर्ट फॉर दिस पोजीशन। सो ये अभी हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव जो है वो हम इस निगेटिव्स को हैंडल करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि अभी ये है हमारा बेस ऑफ सपोर्ट और उसमें दो मेन पॉइंट है, एक है आपका लेफ्ट फुट और दूसरा है नीलिंग रोल। तो नॉर्मली जैसे हम हमेशा सिमेट्री की बात करते हैं, अगर इसको बैलेंस करना है अच्छा तो दोनों ही जगह हम अगर इक्वल वेट कर दे ना, लेफ्ट हैंड पे भी लेफ्ट हैंड और नीलिंग रोल इसके ऊपर जो वेट हम डाल रहे हैं वो अगर इक्वल करें तो नॉर्मली ये पोजीशन बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी मेन वजह ये है क्योंकि अगर हमारा जो बॉडी है जैसे पहले और दूसरे दिन भी देखा था कि हम कोई भी हमारे जो मसल्स है एक कंडीशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, और स्पेशली अगर उनका वो अगर नेचुरल रिलैक्स्ड पोजीशन नहीं है तो वो ज्यादा देर वैसे नहीं रह सकते। तो अगर आपको और ट्रंक और नेचुरल आपका सर जो है वो नेचुरली अगर आप सीधे बैठते हो तो वो नेचुरली उसका वजन जाएगा नीलिंग रोल पे, ठीक है। अगर उसको आपको आगे डालना है लेफ्ट हैंड पे तो आपको झुकना पड़ेगा। तो अगर झुक के अगर आप आगे पुश करते हो अपने वेट को तो नेचुरली आपके पीठ के मसल्स दे गेट एक्टिवेटेड, और इस पोजीशन में आप ज्यादा देर अपने आप को होल्ड करके नहीं रख सकते, और वो फिर जैसे जैसे थक जाएंगे आपके मसल्स वैसे वैसे और आप आगे गिरते जाओगे। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर आप सीधे भी एकदम स्ट्रेट बैठते हो तो सारा वजन पीछे नीलिंग रोल पे आएगा, लेकिन सीधा बैठने के लिए भी आपको ये जो लोअर बैक मसल्स है उनको टाइट करना पड़ेगा। तो वो भी थोड़ी देर बाद वो थक जाएंगे और फिर हमारा बॉडी फिर लेफ्ट राइट आगे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, आप राइट लेग पे सिर्फ उसका राइट लेग का वेट है राइट नी पे, लेफ्ट फुट पे या लेफ्ट हाथ जहाँ कोनी है वो उस जगह पे लेफ्ट फुट पे वेट है लेफ्ट लेग का पूरा, लेफ्ट हैंड पार्शियल राइफल वेट, क्योंकि जहां अपने ग्रिप जहां हम पकड़ते हैं उसके आगे का वेट हमारे शोल्डर पे ट्रांसफर होता है, तो उसके और हैंड स्टॉप और ऑफ कोर्स बैरल तो पूरा हैंगिंग है तो उतना वेट इस हाथ पे आता है। और जो नेलिंग रोल पे जो वेट है आप देख सकते हो कितना सारा वेट है उसके ऊपर। एक पार्शियल राइफल वेट आएगा, राइट फुट का वेट आएगा जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, राइट हैंड जो कि पूरा हैंगिंग है इस शोल्डर राइट शोल्डर के साथ, उसका पूरा वेट हम कैरी कर रहे हैं, हेड और ट्रंक। तो ये सारा मिला के बहुत सारा वेट है, बट उसको झेलने के लिए हमारे पास सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, दैट इज नीलिंग रोल। तो ये जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हम हमारी स्टेबिलिटी और बैलेंस पा सकते हैं, और ये जो पोजीशन है वो सस्टेनेबल भी कर सकते हैं, और उसका एक तरीका है। अब देखते हैं आगे। यस, ये है सी। ये जो हम जब बैठते हैं हमारा जो बैकबोन है, और ये क्यों करते हैं ये भी मैं बताती हूँ। जब आप नीलिंग रोल पे बैठते हो तो अगर आप ये ऐसे करके बैक को आर्च करके आप बैठोगे तो उससे दो चीजें हासिल होती हैं। एक तो जब हम सी बनाते हैं तो पूरा यहाँ से पूरा एक लाइन, मतलब यहाँ पे आपका नीलिंग रोल है, ठीक है। तो जब ये पूरा लाइन है इसके अंदर अंदर अगर ऊपर कुछ इसके ऊपर कुछ वजन भी है या ये मसल्स थक भी गए तो ये बिकॉज इट इज सी ये यहीं पे दबता जाएगा। अगर आपके मसल्स जब थक भी जाते हैं तो वो वही के वही बैठता है आपका बॉडी,
और इट डजेंट फॉल, वो कहीं राइट लेफ्ट आगे गिरता नहीं है, और पूरा जो मेजर वेट है हमारा बॉडी वेट सर का और हमारे ट्रंक का, वो वेट वही के वही रहता है, क्योंकि वही वेट डिसाइड करता है आपका इस पोजीशन का बैलेंस और स्टेबिलिटी। तो इसलिए इस सी का, ये सी बहुत मायने रखता है नीलिंग पोजीशन में। वो आपकी मदद करता है टू कीप योर वेट ऑन द नीलिंग रोल। नीलिंग रोल पे वेट रखने में मदद तो करता ही है, सारा मैक्सिमम बॉडी वेट नीलिंग रोल पे रहे, और साथ साथ उस पोजीशन को, अगर इसकी आदत, ऑफकोर्स इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मेरे कोच कहा करते थे कि आप 50 घंटे नीलिंग पोजीशन में बैठ जाओ, उसके बाद भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपने आप शूटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको अपने सारा ये जो मसल मेमोरी है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा डेली। इस तरीके से इसकी आदत डाल डाल के आपको, यू विल हैव टू डेवलप दिस कर्व एंड डेवलप योर मसल्स टू होल्ड दिस कर्व, ये इस तरीके से बैठने के लिए। तो और इससे क्या होता है, व्हेन यू सिट लाइक दिस, एक तो ये जो बॉडी, ये थोड़ा सा प्रोन जैसा है, कि प्रोन में भी हमने हमारे शोल्डर्स क्लोज किए थे, और जो अपर बॉडी थोड़ा सा आगे आता है, उससे हमारा शोल्डर प्रेशर बनता है। तो इसमें भी सारा वेट, अगर हम सीधा बैठते हैं तो सारा वेट सीधा सीधा नीचे जाएगा, और राइफल के साथ आपका जो कांटेक्ट है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप ये ऐसे बैठते हो, तो जब ये जो शोल्डर जो क्लोज हो गया, और द वे उसका जो एंगल है, उससे आपका बट दबता है, और आपको अच्छा शोल्डर में कांटेक्ट अच्छा रहता है, और पूरा पोजीशन टाइट हो जाता है। तो दिस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका पोजीशन, वंस यू डेवलप दिस, आप इस पोजीशन में पूरा टाइम बैठ के पूरे 40 शॉट 50 शॉट एट वन स्टेज आप आराम से चला सकते हैं। सो इससे हमें बैलेंस मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, और सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है। तभी देखते हैं कि ये पोजीशन हम कैसे डेवलप करेंगे सिस्टमैटिकली। इसमें से कई सारे मुद्दे तो पहले ही हमें प्रोन में भी आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नीलिंग पोजीशन के हिसाब से उसमें कुछ कुछ चेंजेस है, जो मैं आपको जिसमें मैं थोड़ा ज्यादा जोर दूंगी, और हाँ, बाकी जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको हम बस पासिंग में हम उसकी बात करेंगे। तो चेक बट लेंथ, उस दिन जैसे बताया था, आपको बट लेंथ चेक करना है, और ग्रिप तो ऑलरेडी प्रोन या स्टैंडिंग में फिक्स, जो भी प्रोन में फिक्स है, उसी के हिसाब से आपको फर्स्ट यू स्टार्ट, और फिर आप देख सकते हो कि तीनों पोजीशन में किस तरह का, कौन सा ग्रिप का पोजीशन आपको तीनों में सूट होता है। बट पहले बट लेंथ चेक करना है। उसके बाद वो ऑफ कोर्स नीलिंग में मैं बताऊं कि नीलिंग में हो सकता है कि आपका ये जो बट लेंथ है वो प्रोन से शॉर्टर हो, क्योंकि यहाँ हाथ पूरा फ्री है, वो ये राइट एल्बो कहीं पर भी रेस्ट नहीं हो रहा है, तो यू कैन मूव योर हैंड मोर इजीली। सो उसका बट लेंथ आपको मे बी थोड़ा छोटा हो, तो मे बी आपको कंफर्टेबल हो सकता है, आपके कंफर्ट के हिसाब से जब आप पोजीशन लेते हो उसमें आपको वो देखना है। अभी जैकेट एंड ट्राउजर्स आप उस पिक्चर में देख सकते हो कि ट्राउजर्स उसने किस तरीके से फिक्स करी है। लाइक उसका जो लेफ्ट लेग है उसका जिप आपको ऊपर से खोलना है, और सिर्फ उतना ही खोलना है जिससे आप आराम से आपका लेफ्ट लेग फोल्ड कर सको और बैठ सको। लेकिन और क्योंकि वो नीचे से थोड़ा टाइट इसलिए रखना है ताकि उसके ऊपर जो पैच है वो हिले नहीं। और राइट लेग का जिप है वो नीचे से ऊपर पूरा खोलना है, ताकि आप जब बैठते हो तो वो पैच आप आराम से अपने राइट नी के नीचे लेके आप आराम से उसका सपोर्ट लेके बैठ सकते हो। ट्राउजर मेनली सपोर्ट करता है थाइस को नीलिंग पोजीशन में, और वो ऑफकोर्स वो पैचेस है वो आपको अच्छा ग्रिप देते हैं। इसमें जैकेट का ऐसा है, मैंने कई शूटर्स को देखा है कि वो सिर्फ एक बटन लगा के बैठते हैं। इट्स ओके इफ इट गिव्स यू गुड सपोर्ट, लेकिन जैसे हम नीलिंग में, नीलिंग प्रोन जैसा पूरा लेटा हुआ नहीं है, ना ही स्टैंडिंग जैसे हम खड़े हैं,
तो नेचुरली नीलिंग में सारे बटन्स तो नहीं लग सकते, क्योंकि आपको आराम से बैठना भी है, तो वहां पे खुला होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप ऐसे झुक के बैठे हो, तो अगर आप जैकेट के बटन सही तरीके से लगाओ और इस्तेमाल करो, तो जैकेट कैन सपोर्ट योर बैक। आपको जैकेट का आपको बैक में सपोर्ट मिल सकता है, और वो आपको एक जगह, जैसे वो जो सी मेंटेन करने में वो आपकी मदद कर सकता है। इसलिए जैकेट भी आपको, जैकेट के बटन्स आपको ध्यान से फिक्स करने चाहिए। फिर आता है जूता। तो शूज के बारे में मैं आपको बताऊं, ये शूज है हमारा नीलिंग नीलिंग में जो यूज होता है। तो लेफ्ट लेग का जो शू है, वो तो उसको आप नॉर्मली जैसे स्टैंडिंग में हम टाइट करते हैं उसी तरह से टाइट करना कर सकते हो आप। बट राइट का जो शू जूता है, क्योंकि हम इसके ऊपर बैठते हैं, अगर हम ऐसे ही पूरा टाइट करके बैठेंगे, तो यहाँ जहाँ नीलिंग रोल आता है, तो उस नीलिंग रोल के ऊपर जब रखते हैं तो अंदर पैर है ना, तो यहाँ से जब हम इतना बॉडी वेट इस पे डालते हैं, तो वो पूरी तरह से फ्लैट नीलिंग रोल पे पूरी तरह से वो रेस्ट नहीं होता। तो इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप आगे से जब बांधते हो थोड़ा सा ढीला बांधो, और ये जो पीछे के ये हर नीलिंग रोल में ये होते हैं स्ट्रैप, ये आधे खोल के आप बैठो, ताकि अंदर इसके अंदर आपका पैर आराम से नीलिंग रोल पे रेस्ट करे, और आप आराम से घंटों, मतलब कम से कम आधा से पौना घंटा आपको नीलिंग रोल पे बैठने की आदत होनी चाहिए। फिर है बट प्लेट। नेचुरली इट शुड बी क्लोज टू सेंटर, क्योंकि उसका जो बटलेट का हाइट है वो प्रोन और स्टैंडिंग के बीच में ही आएगा। प्रोन का बटलेट जैसे सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है, स्टैंडिंग का सेंटर से नीचे होता है, उसके बीच में कहीं आता है। तो यू कैन कीप योर बटलेट इन द सेंटर। स्लिंग लेंथ जैसे प्रोन में बताया था कि इस तरह से आपको यहाँ स्विवल होल्ड करके इस नापना है उसको, और जो भी फाइनर आपको सेटिंग करनी है वो ऑफ कोर्स पोजीशन में होगी। अभी नीलिंग रोल के बारे में मैं बताऊं, ये हमारा है नीलिंग रोल। अभी नीलिंग रोल के कुछ रूल है। नीलिंग रोल में ये जो लेंथ है नीलिंग रोल का, वो 12 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स एन आईएसएसएफ रूल। फिर आप बाकी तो आप अब आपकी अपनी मर्जी, आप कितना भी छोटा नीलिंग रोल यूज कर सकते हो। जनरली इसका जो साइज है वो आपके शू साइज पे डिपेंड करता है। आप उस पे बैठ के देखो कौन किस किस तरीके से कौन से नीलिंग रोल पे, किस साइज के नीलिंग रोल पे आपको कंफर्टेबली आप बैठ पाते हो, जिससे आपका जो टो है, राइट टो, जमीन पे अच्छे से स्ट्रेट रहे और आपको वो अच्छा सपोर्ट करे। अब ये नीलिंग रोल पूरा अगर भर के आप बैठोगे, तो आपका पोजीशन बहुत ज्यादा उठता है, और वो उठने से क्या होता है, वो आपका जो बॉडी वेट है वो आगे पुश करता है, तो उससे फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा इसको फ्लैट करते हो, तो इतना पूरा पैर फैल के आप पोजीशन ये ऐसे हो जाता है। तो इस पोजीशन में आपका कोई भी लाइक राइफल के साथ जो कांटेक्ट है वो छूट जाता है या वीक हो जाता है। इसलिए इसको इस तरह से भरना है, जो बहुत ज्यादा ऊपर ना हो और बहुत ज्यादा नीचे ना हो। ये तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आएगा, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अब हम देखते हैं इसके बाद, ये देख आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे नीलिंग रोल रखा है उसने अपने अराउंड एंकल, और इसी तरीके से वो जो राइट टो है वो पूरा नाइसली उसको फ्लोर में अगर टच करता है, तो वो जो सपोर्ट है वो अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको। और दूसरे जो नीचे वाले इमेज में आप देख सकते हो कि वो जो जूता है वो सीधा रहना चाहिए। ये जी नीलिंग रोल पे आपका ये जो जूता है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ये ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका ख्याल आपको रखना है जब आप पोजीशन लेते हो। तो आप जब लेन में अभी जा रहे हो पोजीशन लेने, सबसे पहले नीलिंग रोल जो है, जहाँ अगर मेरे सामने ऐसे टारगेट है, ये टारगेट का लाइन है, तो उसके ऊपर 45 डिग्रीज में आपका ये नीलिंग रोल रहेगा। और फिर आप उसके ऊपर राइट लेग जो है उसके ऊपर रख के
आपको पोजीशन में बैठना है और लेफ्ट लेग जो एकदम सीधा टारगेट के सामने आएगा। और जब ये इस तरीके से जब आप बैठते हो तो मेक श्योर जस्ट लाइक प्रोन में जैसे हमने किया था, आप फेस द टारगेट, आपको टारगेट को फेस करके ऐसे बैठना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। देन यू फॉर्म अ सी और चेक बैलेंस। फिर अभी आप बैठ गए नीलिंग रोल पे आराम से, आप चेक करो कि कैसे आपको बॉडी वेट, जो मेजर चंक ऑफ बॉडी वेट जो है वो कैसे नीलिंग रोल पे आपको आप रख सकते हो और कैसे उसमें बैलेंस कर सकते हो। तो यू चेक बैलेंस, इसके बाद आप राइफल उठा सकते हो और राइफल के साथ दोबारा आपको बैलेंस चेक करना है। इस तरीके से आप जब नई पोजीशन लेते हो या कभी भी आपको अपना पोजीशन चेक करना है सही है, कहीं आप तो दिनों बाद ट्रेनिंग के लिए आते हो उस टाइम पर भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो अपना पोजीशन। पहले तो विदाउट जैकेट ट्राउजर और जूता पहनो या ना पहनो, जूता पहन के भी बैठ सकते हो। बैठ के पहले नॉर्मल बैलेंस चेक करो, क्योंकि जब ये जैकेट ट्राउजर्स बहुत स्टिफ होते हैं उसमें इतनी शार्प फीलिंग नहीं आती। इसीलिए पहले विदाउट जैकेट ट्राउजर्स आप बैठो, उसकी एक बार फील कर लो कि बैलेंस कैसे फील होता है, मसल्स में क्या फील होता है। उसके बाद आप फिर ट्राउजर्स के साथ बैठ सकते हो और फिर जैकेट ट्राउजर्स सब डाल के यू कैन चेक द बैलेंस एंड देन यू कैन लिफ्ट योर राइफल। एक बार राइफल उठा लिया उसके बाद सेम लाइक इन प्रोन हैंड स्टॉप, एक तो लूज रखना है ताकि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका नेचुरल पोजीशन ले, उसको हमें पहले ही फिक्स नहीं करना है। उसको हैंड स्टॉप को लूज रख के आप अगर पोजीशन लेते हो तो आपका लेफ्ट हैंड उसका जो नेचुरल पोजीशन है, ये जो एंगल है हर एक का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से वो अपना नेचुरल पोजीशन ले। एक बार राइफल के नीचे उसका नेचुरल पोजीशन आ गया और ये जहां वो अच्छे से सपोर्ट कर सकता है राइफल को, वहां पे आपको अपना हैंड स्टॉप फिक्स करना है। एक बार हैंड स्टॉप फिक्स हो गया, देन यू एडजस्ट स्लिंग, जैसे बकल से भी कर सकते हो और यहाँ पे भी आप ऊपर नीचे करके यू हैव टू फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन कि कितना लेंथ, कितना कम या ज्यादा कर सकते हैं और कितना इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको पोजीशन में ही पता चलेगा और उसको सही कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। एक बार ये स्लिंग फिक्स हो गई, हैंड स्टॉप फिक्स हो गया, देन यू रिटर्न टू बट प्लेट। क्योंकि अभी नेचुरली और ये सब करते वक्त आप ध्यान रखो आपका राइफल टारगेट पे नहीं होगा, टारगेट से कई ज्यादा दूर हो सकता है, उसकी अभी हमें फिक्र नहीं करनी। तो बट प्लेट जब आप बट प्लेट देखना है, बट प्लेट में क्या सेट करना है कि राइफल आपका जो नेचुरल हेड पोजीशन है उसके लिए राइफल को आपको अपने पास लाना है। तो हो सकता है ये वो ऑलरेडी बहुत अंदर है तो उसको थोड़ा सा बाहर करना पड़े और बाहर है तो उसको अंदर करना पड़े। तो बट प्लेट को लैटरली आपको एडजस्ट करना है और एट द सेम टाइम वर्टिकली भी, कि हो सकता है कि बट प्लेट बहुत राइफल बहुत नीचे है तो उसको ऊपर लाना है, तो बट प्लेट आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो ये राइफल आपने सही हेड पोजीशन के लिए आपके सर के पास लाना है। और इसके बाद आता है चीक प्लेस। एक बार आपका सर चीक पे अच्छे से रेस्ट हो जाए उसके बाद साइड पिक्चर, अच्छे साइड पिक्चर के लिए आपको चीक प्लेट सेट करना है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो आफ्टर ऑल दिस इज डन, ये सब एक बार ये स्टेप बाय स्टेप जब हो जाता है इसके बाद आपको साइड पिक्चर दिख जाएगा, फ्रंट साइड और बैक साइड अच्छे से अलाइंड है, तो आपको पता चलेगा आपका राइफल टारगेट की कहाँ पर है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। फिर उसको वो पोजीशन एक बार फिट हो जाए उसको फिर आपको टारगेट की लाइन के साथ अलाइन करना है, जैसे हमने प्रोन में किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा पोजीशन घुमाना है। ये नहीं कि सिर्फ राइट नी घुमा लिया या सिर्फ लेफ्ट लेग घुमा लिया, उससे आप पोजीशन अपना डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा पोजीशन घूमेगा गोल, किस पॉइंट पे
तो आप जहाँ नीलिंग रोल है, नीलिंग रोल हमारा की पॉइंट है यहाँ पे बैलेंस का, तो उसके गोल पूरा पोजीशन घूमेगा एंड देन यू कैन ब्रिंग योर राइफल इन लाइन विथ लाइन ऑफ टारगेट। तो ये हुआ हमारा बेसिक पोजीशन। अभी इसमें इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी पे रेस्ट होता है। अभी अंजुम का जो पहले पिक्चर में आप देख सकते हो, उसका लेफ्ट नी पे थोड़ा सा पीछे है हाथ। स्वप्निल का आप देख सकते हो दोनों उसका एग्जैक्टली दोनों नी के एग्जैक्टली ऊपर वो एल्बो रखता है। और अखिल का अगेन काफी पीछे है, बट अखिल का काफी पीछे है हाथ। और ये इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो तीनों के जो बोन स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों का प्रोपोर्शन, फिर पैरों के भी दोनों बोन्स का प्रोपोर्शन, और अपर बॉडी का जो लेंथ है, इन सब पे ये डिपेंड करता है। तो हर एक के लिए ये अलग अलग हो सकता है। इसमें सिर्फ आपको एक ख्याल रखना है कि इसमें एक रूल है जो कहता है कि नी का जो टॉप है उससे अगर आप पीछे लेते हो हाथ, तो जो लेफ्ट एल्बो का जो पॉइंट है वो पॉइंट और नी का टॉप पॉइंट, इसका डिफरेंस 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर कोई ऐसे पीछे हाथ रख के बैठता है तो आपको सिर्फ इस चीज का, इस रूल का ख्याल रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग देखते हैं फटाफट। मोस्ट इसमें से कई सारे मुद्दे हमने ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगी। जैसे बट हुक है, यहाँ पे स्टैंडिंग की तरह ही यहाँ आपका राइट हैंड पूरा फ्री है, हैंगिंग है। तो बट हुक जो है वो, लेकिन यहाँ शोल्डर्स क्लोज्ड है प्रोन की तरह, तो इसलिए बट हुक आपको सही जगह देगा, मतलब सही फीलिंग देता है कि हाँ मेरा बट सही जगह पे है। तो आप हर शॉट में आपको पता है कि आपका राइफल सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और आपका प्रेशर भी पता चलेगा बट हुक से। और अगेन बट हुक एकदम आराम से आपकी बॉडी के साथ साथ जाना चाहिए, ना कहीं पर भी प्रेस नहीं होना चाहिए। फिर जो ग्रिप है, यहाँ पे ग्रिप पे मैं कहूंगी कि ये, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड है वो पूरा फ्री है, इट डजंट हैव एनी, इसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब हम नीलिंग की ग्रिप पकड़ते हैं, उसको प्रोन की तरह पूरा, ये सिर्फ वो पाम को नहीं सपोर्ट देता, ये ग्रिप जो है वो पूरे राइट हैंड को सपोर्ट देती है, इसलिए ये ग्रिप थोड़ी फॉर्म होती है। लेकिन ये ग्रिप कैसे पकड़नी चाहिए, ये ग्रिप ना बहुत टाइट होनी चाहिए ना बहुत ढीली, ये फर्म होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि इसका कौन अपना मुर्गे का चूजा, अगर चूजे को अगर आपको पकड़ना है तो आप कैसे पकड़ेंगे ताकि वो छूटे भी ना, और अगर आप बहुत टाइट पकड़ेंगे तो वो मर जाएगा, और अगर ढीला पकड़ेंगे तो वो हट से भाग जाएगा। तो उसको जिस तरह से पकड़ते हैं आराम से फर्मली, वैसे ये ग्रिप पकड़नी है। फिर हेड पोजीशन, ऑफ कोर्स जैसे आपको चिक प्लीज आपके पास आएगा वो इट शुड बी नेचुरल, क्योंकि फिर आपको एक तो यहाँ पे बैलेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हेड पोजीशन आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, पूरे पोजीशन का बैलेंस बिगड़ता है। इसलिए आपको हेड पोजीशन एकदम नेचुरल रिलैक्स होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको चेक आपको सेट करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग राइफल यहाँ पे इट इज प्रोन और स्टैंडिंग जैसा ही है ये। यहाँ पे आपको दोनों ही तरफ, आगे और पीछे, आपको बस वो वेट डाल के देखना है कि कहाँ वेट डालने से आपको सही फीलिंग आती है लेफ्ट हैंड पे, और रिकॉइल सही मिलता है। तो और पाम रेस्ट, यहाँ पाम रेस्ट के बारे में मैं बताऊंगी कुछ, क्योंकि नीलिंग में कई सारे यूज करते हैं पाम रेस्ट। ऑफकोर्स पाम रेस्ट आप प्रोन में भी यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कई लोगों का ये जो बोन है ये लंबा होता है इस बोन से, और जिसकी वजह से आपको हाइट नहीं मिलती। राइफल आपके पास जो होना चाहिए राइफल को, वो राइफल आपके अच्छे से पास नहीं आता है। तो उसके लिए, और अगर आप हाथ बहुत ज्यादा क्लोज करते हो तो इसका ये लेफ्ट हैंड का पोजीशन बहुत रिलैक्स नहीं रह पाता। तो उसमें अभी, क्योंकि अभी फ्री राइफल है और बाय रूल ये अलाउड है,
पुराने जमाने में स्टॉक ही रहते थे, मोटे मोटे राइफल का स्टॉक ही, बेसिक स्टॉक मोटा रहता था, तो तब इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी आप देख सकते हो सारे इसमें सारे पिक्चर्स में कि अपने अभी जो नई सोफिस्टिकेटेड स्पोर्ट्स वेपन्स है, उसके सबके स्टॉक एकदम स्लिक हो गए हैं। तो उसके साथ आप अपने हिसाब से अगर जरूरत हो तो आप पाम रेस्ट यूज कर सकते हो। आप इसमें देख सकते हो अंजुम के हाथ में एकदम पतला सा पाम रेस्ट है, स्वप्निल ने मोटा पाम रेस्ट यूज कर रखा है, और अखिल क्योंकि उसका ये हाथ बहुत लंबा है और इवन पैर भी उसके लंबे हैं, तो उसको ऑलरेडी हाइट काफी मिलती है। इनफैक्ट हाइट कम करना उसके लिए प्रॉब्लम है, इसलिए ही इज नॉट, वो कोई भी पाम रेस्ट यूज नहीं करता। तो इस तरीके से अभी ये हमारा हीलिंग पोजीशन बन गया। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, लेकिन बहुत आसानी से इस पे हम कमांड कर सकते हैं, अगर उसकी जो कोर जो चीजें हैं वो समझे, उसकी जरूरतें क्या है वो समझे। तो ये हुआ आज के लिए। नीलिंग हमारा आज यहाँ खत्म होता है। एक बार देख लेते हैं कि हमारे नीलिंग के स्टार्स कौन कौन है। ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है सारे, 3 पोजीशन इवेंट के। जो अंजलि भागवत 2002 में जो उन्होंने गोल्ड जीता था, फिर अनुजा जंग 2006 में जीता था, गगन नारंग 2006 और 2010 में जीते थे, और संजीव राजपूत है, और ये तेजस्विनी सावंत 2018 में अभी जो हुआ 2 साल पहले, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये हमारे स्टार से। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी मैं आपको कि जब गगन ने गोल्ड जीता और इन्होंने मिलके, गगन और उन्होंने मिलके टीम का गोल्ड जीता था 2006 में, और वो दूसरे इंडियन थे अभिनव बिंद्रा। शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि अभिनव बिंद्रा भी 2 साल, उन्होंने 2004 एथेंस के बाद सीरियसली 3 पोजीशन इवेंट करना शुरू किया था, और 2 ही साल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे लिए इंडिविजुअल सिल्वर और टीम गोल्ड लाए थे। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से उनके जो बहुत सीवियर बैक इंजरी हुई थी, उस वजह से उनको वो 3 पोजीशन छोड़ के उन्होंने एयर राइफल पे अपना पूरा सारे एफर्ट्स फोकस किए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज अभी हम देखते हैं किसके किसके कुछ सवाल हैं। उस दिन के जो सवाल है वो आप आज हम पहले ले सकते हैं। दीपक। जी दीदी। हाँ जी। मेरे पास 2 क्वेश्चन है स्टैंडिंग के, अगर आप अलाउ करें तो। पहले वाला स्टैंडिंग हाँ? कल का जो क्वेश्चन है। हाँ पूछ लो। तो एक क्वेश्चन है हमारा फेसबुक व्यूअर्स के, वो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटीज को लेके। ओके। और वो कहते हैं कि मैं 10 मीटर भी करता हूँ और 50 मीटर भी करता हूँ। ओके। तो उनको पहले ये जानना है कि क्या दोनों पोजीशनों में कोई डिफरेंस होता है, क्योंकि मुझे ऐसा, मेरी इनर फीलिंग करती है कि मेरा जो फुटवर्क होता है 10 मीटर में, वो सेम फुटवर्क 50 मीटर में नहीं होता, मुझे चेंज करना पड़ता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इट इज माई फॉल्ट और ऐसा थोड़ा कुछ चेंजेस होता है। नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए आप 2-3 चीजें जो अलग है 10 मीटर्स और 50 मीटर स्टैंडिंग में। 10 मीटर में क्या है कि आपका राइफल सबसे पहले एक तो लाइटर है। 50 मीटर का आप बेसिक उस राइफल का अगर बेसिक वेट भी देखो तो वो करीब करीब 5 किलो होता है। एयर राइफल का जो वेट है वो 3.89 ऐसे बेसिक वेट होता है। तो और उसमें अगर आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के वेट में। और ऊपर से क्योंकि हमने देखा कि 50 मीटर का जो बैरल है वो बहुत हेवी है, तो आगे वजन ज्यादा रहता है, तो उसको झेलने के लिए आपको पीछे वजन भी डालना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपका एक पोजीशन जो 50 मीटर पे पोजीशन है वो एकदम से जैसे बैठ जाता है। तो उसको उस तरीके से करने के लिए आपका नेचुरली फुटवर्क में जैसे हो सकता है कि आपका जो पैर है थोड़े आपको फैलाने पड़ रहे हैं, ये बेंड थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि वजन ज्यादा है।
और 10 मीटर्स और 50 मीटर्स में और एक मेजर डिफरेंस ये है कि 10 मीटर्स में आपको रिकॉइल नहीं है, लेकिन 50 मीटर में आपको रिकॉइल आता है। तो उस रिकॉइल की वजह से वो रिकॉइल झेलने के लिए आपको ऑफ कोर्स वो पोजीशन ऐसे बनाना पड़ता है ताकि उस झटके के साथ भी आप उसको उसी जगह पे आप बने रहो उसी पोजीशन में। तो इसलिए दोनों जगह पे आपका उसकी डिमांड है, वो अपने वो इवेंट की डिमांड है, तो वो थोड़ा सा चेंज सभी में आता है। और वो उसमें आप में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको सही रिजल्ट मिल रहा है उससे, तो जो भी आप कर रहे हैं वो सही है। जी जी। और दूसरा क्वेश्चन है, एक शूटर का है, 50 मीटर करते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि जो फ्रंट साइड हम लगाते हैं, फ्रंट साइड रिंग जो हम यूज करते हैं, तो जनरली स्टैंडिंग में कितना होना चाहिए 50 मीटर के लिए? ये जनरली देखिए वो 4.0 मैं रेकमेंड करती हूँ। वो 3.8 से लेके 4.2 तक कोई कुछ भी हो सकता है। और वो एयर राइफल के लिए और 50 के लिए सेम भी हो सकता है, क्योंकि आप हम आगे अभी कल और परसों हम नॉट कल लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इस साइड पिक्चर के बारे में बात करेंगे, तब मैं और विस्तार में बताऊंगी। लेकिन आप 3.8 से लेके 4.2 तक कोई भी फ्रंट साइट आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये नॉर्मल लेंथ में, अगर आप बैरल एक्सटेंशन यूज कर रहे हो और अगर उसमें आगे कर रहे हो अगर साइट अपना, तो उसमें फिर उस हिसाब से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जी, बस ये 2 क्वेश्चन थे। तो आज का हम क्वेश्चन ले लेंगे जितेश। आज का जो हमारे शूटर्स हैं, आप उनको स्पॉटलाइट में करिए और वो अनम्यूट करिए, सो दैट अपना क्वेश्चन डायरेक्टली मैम से पूछ सकें। हेलो मैडम, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी आपने ये बताया कि पाम रेस्ट हम यूज कर सकते हैं हाँ। नीलिंग पोजीशन में। तो अगर हम पाम रेस्ट यूज करते हैं तो स्लिंग की अटैचमेंट उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? पाम रेस्ट, वो जो स्टैंडिंग का पाम रेस्ट हम नहीं यूज कर सकते। जो पाम रेस्ट उसका स्पेशल आता है, जिसमें जैसे हमारे राइफल के स्टॉक के नीचे जैसे रेल रहती है, वैसे ही रेल रहती है उसके नीचे। जो उन्होंने जो आपने वो फिगर्स देखे होंगे उनमें वो पाम रेस्ट है, उसके नीचे एक रेल लगा रखी है, तो उसमें वो हैंड स्टॉक फिक्स होता है। तो आपको उस तरह का पाम रेस्ट बनाना पड़ेगा। आप स्टैंडिंग का पाम रेस्ट नीलिंग में हम नहीं यूज कर सकते। ओके, थैंक यू मैडम। और हमारे दूसरे व्यूअर हैं। हाँ जी दीपक, सुनाई नहीं दे रहा, उनको कहिए। नहीं सर, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मनोज जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप जरा अपना एक बार स्पीकर चेक करिए। दीपक, उनसे कहना कि वो मैसेज भेजे, कमेंट बॉक्स में डाले, और तुम पूछ सकते हो मुझसे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, राइट लेग का पैर परफेक्ट कैसे पोजीशन में रखना है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो बच्चा, ऐसा है कि परफेक्ट एज सच उसका कोई एक स्टैंडर्ड, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है परफेक्ट का। आप इस तरीके से राइट लेग रखना है
ताकि नीलिंग रोल पे आप जहाँ बैठते हो वहां पे आपको आप आराम से बैठ पाओ और राइट जो नी है वो जमीन पे आराम से रेस्ट हो, और आपका राइट फुट जो है, टो है, वो भी जमीन पे अच्छी तरीके से रेस्ट हो, ताकि कहीं पर भी अगर आपका कई बार कई शूटर्स ऐसे हैं जो राइट नी को बिल्कुल भी टच नहीं करते जमीन पे और अच्छी नीलिंग चलाते हैं, लेकिन अगर आपका जैसे राइट नी अगर टच करता है फ्लोर पे और अच्छे से रेस्ट हो रहा है जमीन पे, तो वो ऑफ कोर्स आपका बैलेंस बिगड़ने नहीं देता। तो ये आपको नीलिंग रोल, जैसे मैंने कहा था, नीलिंग रोल का जो फीलिंग है उससे भी ये आप एडजस्ट कर सकते हो। उसको थोड़ा कम करके आप देख सकते हो कि आपका राइट लेग जो है वो सही तरीके से आराम से उस जमीन पे टच हो रहा है और नीलिंग रोल पे भी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका राइट लेग। मैम नीलिंग रोल पर पूरा सारा अपना लोड दे के बैठना है या थोड़ा कंट्रोल करके बैठना है? नहीं है, सारा मतलब आपका जो बॉडी वेट है, सर और जो धड़ है, ये ट्रंक है, उसका वेट सारा नीलिंग रोल पे ही आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके लेफ्ट लेग पे राइफल का इतना सारा वेट है, आपके लेफ्ट हैंड का वेट है, तो इसलिए नीलिंग रोल पे और फिर जब आप शोल्डर से पुश करते हो तो ऑलरेडी वो एक पुश भी है आपकी लेफ्ट हैंड पे, और वो एक कोने पे वो खड़ा है लेफ्ट हैंड, तो उसके वजह से उसका बैलेंस, अगर और उस पे वेट डालोगे आप तो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए मैक्सिमम वेट आपको नीलिंग रोल पे रखना है, बॉडी वेट। यस मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। जितेश जी, थोड़ा क्विक क्वेश्चन ले लीजिए क्योंकि हम लोग शॉर्ट ऑफ टाइम हो रहे हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट व्यूअर हैं उनका क्वेश्चन ले लीजिए। हेलो। हेलो। Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I am a 10-meter rifle shooter. Okay. And I want to start 50 meter. Can you suggest me something? What do you want me to suggest? आपके जहाँ ट्रेनिंग करते हो वहाँ अगर आपके पास .22 राइफल है तो आप ये जो सारे सेशंस आप देख रहे हो, सारे पहले दिन से सारे सेशंस आप देखो, या आपके कोई कोच है तो उनके साथ बैठ के देखो जो आपको हेल्प कर सकता है, कर सकते हैं, और आप वही सिस्टमैटिकली आप अपने पोजीशंस डेवलप कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एयर राइफल शूटर हो तो आपको स्टैंडिंग ऑलरेडी आती है, तो आप यू स्टार्ट विथ प्रोन, पहले प्रोन चलाओ कुछ दिन, आप एक साल भर प्रोन चलाओ, प्रोन का मैच खेलो, और एक बार प्रोन और स्टैंडिंग तो आपको ऑलरेडी आती है क्योंकि आप एयर राइफल शूटर हो, तो उसके बाद आपको नीलिंग समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले एक साल भर आप प्रोन करो ताकि आपको एग्जैक्टली ये कैसे चलता है, रिकॉइल कैसे आता है, .22 शूटिंग, 50 मीटर राइफल शूटिंग क्या होती है वो समझने में आसानी होगी, क्योंकि जैसे आपने देखा प्रोन इज द इजीएस्ट पोजीशन टू लेने के लिए। आप और आप तो अभी छोटे हो तो आप उसको करना भी आपके लिए आसान होगा, और जैसे आपका जैसे थोड़ा सा मसल्स और बॉडी अच्छी बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद आप स्टैंडिंग और नीलिंग की तरफ भी जा सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जितेश जी, हमारे नेक्स्ट जो शूटर है उनका क्वेश्चन ले लीजिए। जी बताइए। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, Bacha. Tell me. I'm pistol shooting range. I had a doubt in my stamina building. I played prone position match, Captain Ezekiel, and
after 6 days of practice, so I did not got enough time to improve my stamina. So can you suggest me some tips so that I improve my stamina in less time? स्टैमिना लेस टाइम में कैसे इंप्रूव हो सकता है? उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस इज मैंडेटरी फॉर एनी पोजीशन. आप 10 मीटर करो, 50 मीटर करो, प्रोन करो, कोई भी करो, आपको बेसिक फिटनेस आपके पास होना ही चाहिए. और अगर आप प्रोन की बात कर रहे हैं तो नेचुरली आपने 6 दिन की प्रैक्टिस में एक मैच चला लिया, तो स्टेमिना इतने शॉर्ट टाइम में तो स्टेमिना बिल्ड नहीं हो सकता. यू हैव टू, जैसे हम ट्रेनिंग में नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ट्रेनिंग कैसे करते हैं 50 मीटर की, उसमें हम देखेंगे कि आपको बहुत सारा होल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि आप उस पोजीशन में रहने की आपको आदत पड़ जाए. यू हैव टू ट्रेन योर मसल्स टू एक्ट इन सर्टेन मैनर. तो इवन अगर आप रोज ट्रेनिंग में अगर 20 शॉट चलाते हो लेकिन मैच में आपको 60 शॉट चलाने हैं, तो ठीक है, आप एम्युनेशन इतना यूज नहीं कर सकते, लेकिन 60 शॉट के लिए जितना टाइम आपको लगता है, कम से कम उतना टाइम आपको डेली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उसी से आपका स्टेमिना बढ़ेगा. और ये स्टेमिना आप ड्राई प्रैक्टिस में भी कर सकते हो, और धीरे धीरे यू कीप एक घड़ी लेके आप प्रैक्टिस करो, उसमें टाइमर लगाओ, एंड एवरी डे यू चेक कि कितने टाइम आप आपका पोजीशन मेंटेन कर सकते हो अच्छे से. और धीरे धीरे वो टाइमिंग धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, एंड देन यू वन डे यू विल सी कि आप कितने भी टाइम तक वो पोजीशन होल्ड कर पाओगे. तो ऐसे स्लोली स्लोली स्टेमिना एकदम से नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है. तो जब ऐसे टाइम पे अगर आपको कंपटीशन खेलना है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपका स्टेमिना कितना है. तो उतने स्टेमिना से आप 20 मिनट तक अच्छे से पोजीशन होल्ड कर सकते हो. तो 20 मिनट्स के बाद आप उठ जाओ. यू डोंट नीड टू पुश योरसेल्फ और शूट बैडली. उठो, रेस्ट करो, गो बैक, shoot that much, again get up. So you can take it is just handling a situation smartly. Deepak, next question. हाँ जी, शरवणन का है नेक्स्ट, उनको स्पॉटलाइट में लाइए. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, while I'm catching my weapon grip, my palms are paining. Tell me again. Ma'am, while I am catching my weapon grip, my palms are paining. Okay, so that means there are two things. Either that grip is too big for you, whatever size is your palm, maybe that grip is too big for you. You should go for a smaller grip. Okay, and if it is paining, you are catching it too hard. As I explained before, you are not in any of the positions, be it standing, kneeling or prone. You don't have to catch the grip because you already have support elsewhere. So you don't need to catch the grip. You just have to hold it firmly. Nicely. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Welcome. रंजना मैम का कुछ क्वेश्चन है, तो जितेश जी रंजना मैम को आप अनम्यूट कीजिए. रंजना मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए. हाँ, नमस्ते मैम. जो ये लेफ्ट लेग का जो जिस पर हम नी रखते हैं, उसके नीचे वाला जो पंजे से लेकर नी तक का जो पोर्शन होता है, उसको हम किस डिग्री पे रखें? 90 पे या थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे करके, उसका कुछ एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा प्लीज बताएं मुझे. लेफ्ट लेग की बात कर रहे हो आप? जी मैम, जी मैम. हाँ. हाँ, उसका एक रूल ऐसा है, रूल नहीं है, बट आपका जो अभी मैं यहाँ बैठ के नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन लेफ्ट लेग जो होता है, जो जहाँ हमारा ये सपोज यहाँ नी है, तो उसके नीचे आप जो हमारा पैर रहता है, वो
जमीन से राइट एंगल से ज्यादा अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ अगर आपका फुट है तो ये आगे रख सकते हो, आपको जितना आपको जिससे आपको अच्छा बैलेंस मिले सीधा रख सकते हो, लेकिन अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और लेफ्ट फुट का जो पोजीशन है वो बहुत क्रूशियल है। जैसे ये लेफ्ट फुट आप जमीन पे रखते हो, दिखाऊं मैं, जैसे ये लेफ्ट फुट है, अगर आप सीधे बैठे हो, ये सीधा है, तो उसको इस तरह से अंदर की तरफ ये मोड़ के आप पोजीशन का बैलेंस सेट कर सकते हो। आप करके जब आप क्योंकि जैसे ही ये मुड़ता है उसके साथ साथ आपका नी का जो पोजीशन है उसके ऊपर वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो उससे आपका बैलेंस, आपको बॉडी पोजीशन बैलेंस करने में बहुत मतलब आपका बैलेंस रेगुलेट कर सकते हो उससे। तो ये आपको पोजीशन में बैठ के आपको वो करके देखना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको कंफर्टेबल लगता है। थैंक यू। वेलकम। ओके जी, अभी हमारे जो फेसबुक पे जो आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, तो उनका जो क्वेश्चन है, तो मैं 2 क्वेश्चन वहाँ से लिया है। हाँ? एक शूटर है, हमारे जो व्यूअर है वो जानना चाहते हैं, जो हम नीलिंग रोल जब हम प्लेस करते हैं तो वो कैसे रखा जाए, उसका कोई एंगल है या अपने बॉडी के अनुसार, वो पूछते हैं टू यूज द नीलिंग रोल। ओके जी, जब आप पोजीशन में बैठते हो, मैंने वो उस वक्त बताया था कि अगर ये मेरे सपोज मेरे सामने टारगेट है और ये नीलिंग रोल है, तो टारगेट के जो लाइन है उसके साथ उसको 45 डिग्रीज में रखना है। जब पहली बार जब आप बैठते हो तो उसको 45 डिग्रीज में रख के उसके ऊपर आपको बैठना है। लेकिन ऑफकोर्स जैसे हर ह्यूमन बॉडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, हर एक का बॉडी का ढांचा अलग अलग होता है। कईयों के पैर लंबे होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं। तो उस हिसाब से आप जब पोजीशन में बैठते हो, बैठने के बाद फिर आपको जैसे कहाँ पे आपका आप आराम से नीलिंग रोल पे बैठ पा रहे हो, उस हिसाब से उस एंगल को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। बट यूजुअली वो 45 डिग्रीज में रहता है। तो आप जैसे पोजीशन में बैठोगे उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है। थैंक यू सो मच मैम। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, होपफुली अगर आप कवर कर सकें। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डेवलप ब्रीदिंग प्रोसेस इन नीलिंग। जैसे वो पूछना चाहते हैं नीलिंग में कैसे ब्रीदिंग करें। हाँ, बताती हूँ। सी ब्रीदिंग कैसा है, ब्रीदिंग एक ये प्रोसेस है जो सबकॉन्शियस में चलती है और नेचुरली वो चलती ही रहती है, आप चाहो ना चाहो। मतलब ऑल हम लिविंग बॉडी है तो हम वो ब्रीथ करते ही रहेंगे। लेकिन नीलिंग जैसे प्रोन है, स्टैंडिंग और नीलिंग, उसमें बेसिक जो एमिंग के टाइम का जो ब्रीदिंग है उसमें खास फर्क नहीं आता। सिर्फ ये है कि इसका ब्रीदिंग बहुत सारा प्रोन की तरह होता है। जब आप लोड और अनलोड करते हैं तो जो ये एक्शन होता है और वापस सेटल हो जाते हैं, उस वक्त जो थोड़ा सा एक्टिविटी होती है, उससे मसल सेटल करने के लिए जो पहले 1 या 2 ब्रेथ है वो हमें लंबी सांसें लेके बॉडी को सेटल करना है। और एक बार वो सेटल हो गई उसके बाद कुछ देर तक 2 या 3 ब्रेथ नॉर्मल लेके अगर आपका, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू सेटल डाउन, आपकी बॉडी कितनी फास्ट सेटल डाउन होती है उस पे आपका ब्रीदिंग साइकिल डिपेंड करता है। और कई बार फिर जैसे आप थोड़ा अच्छी एक्सपर्टीज पा लेते हो और आपके टेक्निक में और मसल पे अच्छी कमांड आती है तो आपका बॉडी जल्दी सेटल हो जाता है, तब यू डोंट नीड टू इतने ज्यादा ब्रेथ्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ब्रीदिंग जो साइकिल है, कई आपको ऑफकोर्स इनिशियली कई बार अब हमें उसको एक डिसिप्लिन से उसको डेवलप भी करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप ही, आपका ब्रीदिंग साइकिल अपने आप ही वो डेवलप हो जाएगा जैसे आपका पोजीशन डेवलप हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ हमारा टाइम अप हो गया है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स and the shooters, the day after tomorrow again session is there and that is the more knowledgeable.
So thank you so much, ma'am, for your valuable time. Yeah. And Just एक knowledge to चीज share बिफोर about आई the- से बाय बाय, या बिफोर आई से बाय बाय, एक चीज अभी नेक्स्ट 2 सेशन जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपको इम्पोर्टेंट तो सबको सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें अभी कई सारे टेक्निकल इश्यूज आएंगे जिसमें हम शॉर्ट एग्जीक्यूशन देखेंगे और मेंटेनेंस देखेंगे, ट्रेनिंग कैसी करनी है, ये सब उसमें देखेंगे। तो प्लीज आप लाइव देखें ताकि आपके कुछ सवाल है तो मैं उनके जवाब दे पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Namaste.